जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय नौसेना ने किस रक्षा कंपनी के साथ 20 लेजर डैजलर गन्स की खरीद के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आइए समझते हैं कि लेजर डैजलर्स गन्स होती क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और इस गन को मैन्युफैक्चर किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो पुणे वाली इकाई है, तो उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब गन काम क्या करेगी? तो मान लीजिए ये हमारा पूरा तटीय रीजन हो गया और यहाँ पर जो भी हमारे सिपाही होंगे नौसेना के, उनके पास में ये गन है और उस स्थिति में अगर उन्हें किसी भी प्रकार का संदिग्ध वाहन दिखता है, कोई बोट उन्हें दिखती है, कोई एयरक्राफ्ट दिखाई दिया या फिर कोई हमारा ड्रोन हुआ, तो उन्हें वार्निंग इस गन के द्वारा दिया जाएगा। अब गन काम क्या करेगी? तो अगर इस गन के द्वारा फायरिंग किया जाता है तो उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी, यानी कि यह घातक नहीं है। इससे होगा क्या कि वह जो व्यक्ति होगा वह एक तरह से चकाचौंध हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार की लाइट होती है और इस लाइट से उस व्यक्ति को भ्रमित किया जा सकता है, उसे चकाचौंध किया जा सकता है। तो ये इस गन की खास बात है। बाकी अगर हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में डिटेल फॉर्मेट में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके जब चाहें इसकी मदद से रिवीजन भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। आपकी परीक्षा में इस वीडियो से लगभग 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? तो ये जो हमारे LCU L58 है इसे डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम की कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो यह एक प्रकार की शिप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को कुल मिलाकर के हमारी नौसेना के लिए 8 LCU का निर्माण करना था और उसमें से ये हमारा आखिरी यानी कि 8वां वाला था। तो इसे अब नौसेना को सौंप दिया गया है और हमारे देश का जो पहला और एकमात्र ट्राई सर्विस कमान है जिसे आप पाएंगे अंडमान और निकोबार में, वहां पर इसको तैनात किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग GRSE की बात करते हैं तो हमारे देश की ये वारशिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कुल मिलाकर के 106 शिप अभी तक इसके द्वारा डेवलप किया जा चुका है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका कोलकाता में और वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं VK सक्सेना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के जो हमारे 8 शिप हैं उन सभी को डेवलप किया है GRSE ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई कुल मिलाकर के 6 राज्यों में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये 6 स्थान है कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश का इंदौर है, गुजरात का यहाँ पर राजकोट है, तमिलनाडु का है चेन्नई, झारखंड का है रांची, त्रिपुरा का है अगरतला और उत्तर प्रदेश का है लखनऊ। तो यहाँ पर जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी पहल है उसके अंतर्गत हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे ये चुने हुए शहर हैं यहाँ पर अगले 12 महीनों के अंतर कुल मिलाकर के 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इसकी अभी 6 राज्यों में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारशिला रखी गई है। और हमारे आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी साहब और इनके पास में वर्तमान में नागरिक और उड्डयन मंत्रालय भी है। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में IUCN के एशिया प्रोटेक्टेड
एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष देश कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष देश बनेगा हमारा देश भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहां पर पहले हम लोग समझते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, यानी कि जो हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है, यहां पर जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से संरक्षण का कार्य किया जाए, उसके लिए यह सदस्य देशों का एक संगठन है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें एक हमारे यहाँ की संगठन है जिसका नाम है IUCN एशिया, और एक इसमें कोई सह अध्यक्ष देश होता है, और इनके द्वारा मिलकर के जो भी सदस्य देश होते हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से उनके यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनका संरक्षण किया जाना है। तो ध्यान रखेंगे हमारा देश जो भारत है उसने इस दिशा में काफ़ी बेहतर काम किया है। कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर तेंदुओं के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारे यहाँ पर तेंदुओं की संख्या 12,000 के ऊपर पहुँच चुकी है। इससे पहले बाघों के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हम लोगों ने बाघों की संख्या को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, और इसीलिए IUCN ने यहाँ पर भारत को सह अध्यक्ष देश के रूप में चुना है। तो अगले 3 वर्षों के लिए यहाँ पर भारत एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष देश होगा। भारत स्थान किसका लेगा? तो हमारा देश स्थान लेगा दक्षिण कोरिया का। बात करते हैं IUCN की, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, और जिनसेंग जांग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो कल ही हम लोगों ने जो भी हमारे राज्य हैं उनके हाई कोर्ट और उनके मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक नई अपडेट हो गई है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनका नाम है JK माहेश्वरी। क्या नाम है? JK माहेश्वरी साहब अब जो गंगटोक में हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान रखिएगा कि एक हमारा कोलेजियम सिस्टम होता है जिसके द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके नाम की अनुशंसा की जाती है, यानी कि उनके नाम की सिफारिश की जाती है, और फाइनली राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 का प्रयोग किया जाता है, और उसके द्वारा जो भी हमारे राज्यों के हाई कोर्ट हैं वहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अभी आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है राघवेंद्र सिंह चौहान के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसके अब नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर के 8 राज्यों में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। तो आइए एक एक करके उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसके हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी, और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा अमरावती में। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद रफीक साहब जो कि अभी तक गाना गा रहे थे उड़ीसा के हाई कोर्ट में, अब ये गाना गाएंगे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा जबलपुर में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा मद्रास में, और इसके नए हमारे चीफ जस्टिस बने हैं संजीव बनर्जी। कौन? संजीव बनर्जी इसके नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। फिर बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका जो हाई कोर्ट है वह आपको राजधानी गंगटोक में मिलेगा, और JK माहेश्वरी साहब जो अभी तक आंध्र प्रदेश के थे ये अब सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिर बात करते हैं असम राज्य की। तो असम का जो उच्च न्यायालय है ये आपको गुवाहाटी में मिलेगा। जुरिस्डिक्शन के मामले में हमारे देश का ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, और इसके चीफ जस्टिस बने हैं सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। तो चलिए कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि 25वां हाई कोर्ट हमारे देश का कौन सा है। फिर बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, और इसका हाई कोर्ट भी आपको मिलेगा हैदराबाद में, और इसकी नई जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है हीमा कोहली। क्या नाम है? हीमा कोहली हैदराबाद हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है।
फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा नैनीताल में, और राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि अभी तक तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, ये हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की। तो ये आपको मिलेगा श्रीनगर में, और पंकज मित्तल साहब इसके नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे नए 8 मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ में ये डिटेल में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनवरी 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव करने का निर्णय किया है? तो ये निर्णय किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है इसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। क्या नाम है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। तो 1878 में पीटर डोड मैकार्मिक के द्वारा इसे लिखा गया था, और अब इसमें जो दूसरी लाइन थी जिसमें अभी तक था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो इस लाइन को बदल करके अब फॉर वी आर वन एंड फ्री ये किया जाएगा। तो इसके पीछे विवाद हो गया था। विवाद का कारण ये था कि यंग नाम का जो शब्द है इसको लेकर के कई सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका ये कहना था कि यंग का मतलब है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वह कोलोनाइजल पीरियड से ही बना है, यानी कि यह एक नया देश है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय थे उनके पहचान को भी लेकर के इससे विवाद था। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने ये घोषणा की कि 1 जनवरी से जो यहाँ पर यंग नाम का शब्द है इसको रिप्लेस किया जाएगा वन से। तो ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तिमोर सी मिलेगा, यहाँ पर कोरल सी आपको मिलेगा, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, नीचे आपका इंडियन ओशियन है, फिर आपको कई सारे छोटे छोटे देश यहाँ पर मिलेंगे। राजधानी आपको इसकी कैनबरा में मिल जाएगी, मुद्रा यहाँ की है डॉलर, और पीएम वर्तमान में है स्कॉट मॉरिसन। और स्कॉट मॉरिसन को अभी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार भी दिया गया है यूएसए के द्वारा, जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब को भी मिला है, और जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे जी को भी दिया गया है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सोमा मंडल अब ये नई अध्यक्ष बन गई हैं सेल इंडिया की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्थान किसका इन्होंने लिया है? तो अनिल कुमार चौधरी जी का इन्होंने स्थान लिया है। सेल इंडिया की बात करते हैं तो भारत सरकार के अधीन यह एक महारत्न कंपनी है। स्थापना इसकी 19 जनवरी 1954 को हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और स्टील की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, हमारे वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अभी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर में रिसर्च जैसे कार्य होंगे उन सभी को किया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा। तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में, और अध्यक्ष इसके हैं जी सतीश रेड्डी साहब। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये ऋण दिया गया है असम राज्य को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बात है जुलाई 2014 की। 2014 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था इसके लिए यहाँ पर ऋण को मंजूरी दी गई थी, और उसी मंजूरी के अंतर्गत अब यहाँ पर $231 मिलियन के तीसरी किस्त को जारी किया गया है। और इस पैसे से असम राज्य की जो सरकार है उसके द्वारा 120 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बाकी एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुगु असाकावा जो कि हैं जापान की। और जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था अशोक लवासा, वे अभी एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे।
बाकी असम राज्य की बात करते हैं तो राजधानी आपको दिसपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल बीजेपी पार्टी से। लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा में है 7 और विधानसभा में यहाँ पर 126 सीटें हैं। तो मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये बन गए हैं एस, क्या नाम बताया था मैंने, एस कुछ करके है, तो नाम चलिए नीचे आप कमेंट में बताइएगा। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ओरांग है, डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, नामेरी है और आपका है मानस। टाइगर रिजर्व आपको 4 मिल जाएंगे, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और मानस। एलिफेंट रिजर्व हमारे देश में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे असम में, और सबसे ज़्यादा हाथी भी आपको मिलेंगे असम में। तो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व है, कार्बी एंगलोंग ये भी एलिफेंट रिजर्व है और धनसिरी लंगडिंग भी यहाँ का एक एलिफेंट रिजर्व है। अगला प्रश्न है, किस शहर के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए यूएनडीपी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है पुणे शहर के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है, ये हमारे देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने यूएनडीपी के साथ में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए समझौता किया है। अब ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होते क्या हैं, तो इनके बारे में अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो ये हमारे एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं जिसमें इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि यहाँ पर जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका परिणाम क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका पे किया जाता है वो पे किया जाता है इस आधार पर कि जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनाया जाएगा उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर रिजल्ट अच्छा होता है तो उसी के अनुसार यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। यूएनडीपी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अकीम स्टेनर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुजरात के गांधीनगर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सवाल ये उठता है कि यह जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है यह चर्चा में रहा क्यों था? तो चर्चा में रहने के पीछे का कारण यह है कि वैश्विक स्तर की जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन है, इसका अब एसोसिएट मेंबर बन गया है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका सदस्य बन गया है और गांधीनगर में ये स्थित है। बाकी अगर हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशंस की बात करते हैं तो जो भी हमारे दुनिया भर के प्रतिभूति नियामक हैं उनको साथ में लाने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय आपको स्पेन के मैड्रिड शहर में मिलेगा। तो ये हमने मुख्य प्रश्नों को यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट है इसको अब 31 दिसंबर से बढ़ा करके 10 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 10 दिनों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। उड़िया के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम था शांतनु महापात्रा जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ में 10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारी रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार चीन किस वर्ष तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चीन बन जाएगा 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिपोर्ट जो है इसे जारी किया था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारा देश 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में किस स्थान पे है? तो 2019 में तो हम लोग थे 5वें स्थान पे, लेकिन अब हम चले गए हैं 6ठे स्थान पे। यूके ने हमको कर दिया है पीछे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश में आयोजित किए जाने वाले फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2020 के आयोजन को रद्द कर दिया गया? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी भी प्रश्न में
किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वह भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।